हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम कोलिनर्जिक एजेंट्स की बात करेंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हमने एएनएस यूनिट स्टार्ट कर दिया था और एएनएस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि दो तरह के सिस्टम्स हम इसमें स्टडी करेंगे। एक तो कोलिनर्जिक सिस्टम और एक एड्रिनर्जिक सिस्टम, जिसमें कोलिनर्जिक सिस्टम स्टार्ट करके हमने ये बताया था कि एसिटाइल कोलिन जो है वो मेन इसका न्यूरोट्रांसमीटर है। साथ में थोड़ा बहुत इसका ट्रांसमिशन समझा था। इसके रिसेप्टर्स जो मस्केरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में देखा था कि कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं और क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये चीज़ें कवर कर ली हैं। अब देखो, आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? कोलिनर्जिक एजेंट्स। कोलिनर्जिक एजेंट्स या फिर हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, कोलिनर्जिक एगनिस्ट्स हैं। एगनिस्ट्स क्या होते हैं? जो सेम तरीके का एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, यानी कोलिनर्जिक एक्शन ही प्रोड्यूस करेंगे। देखो, अब अपन फार्मा में क्या करेंगे, धीरे धीरे ड्रग्स की तरफ चलेंगे और साथ में डिजीजेस की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कोई भी ड्रग का सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर कोई ना कोई ड्रग अपन डीप में स्टडी करेंगे, जिसमें उसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे। इस तरीके से अब हम फार्मा में आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कोलिनर्जिक एगनिस्ट्स क्या होते हैं। कोलिनर्जिक एगनिस्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कोलिनर्जिक एगनिस्ट्स हम बोल रहे हैं कि डायरेक्टली एक्टिंग भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग भी हो सकते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग क्या कर रहे हैं, मतलब सीधा सीधा वो क्या कर रहे हैं, एसिटाइल कोलिन जैसा काम ही कर रहे हैं। जैसे कोलिन एस्टर्स हो सकते हैं, जिसमें एसिटाइल कोलिन, बिथेनोकोल और कार्बाकोल आते हैं, और एल्कलॉइड्स हो सकते हैं कुछ, जैसे पिलोकार्पिन और मस्कारिन हो सकते हैं। ठीक है। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटी कोलिनेस्टेरेजेस जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं। यानी ये सीधा एसिटाइल कोलिन को नहीं बढ़ाएंगे, बट ये क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन का जो डिस्ट्रक्शन है उसको कम कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रक्शन को कम कर देंगे, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली क्या होगा कि भाई एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि ये इनडायरेक्टली एक्टिंग है। ये कैसे हो सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकते हैं, यानी या फिर इरिवर्सिबल हो सकते हैं। रिवर्सिबल मतलब जिनका एक्शन रिवर्स हो जाएगा, इरिवर्सिबल यानी इनका एक्शन वापस रिवर्स नहीं होगा। रिवर्सिबल में क्या आ जाते हैं, कार्बामेट्स आते हैं, फिजियोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पिरिडोस्टिग्मीन और रिवास्टिग्मीन। इसमें कैसे याद रख सकते हैं कि भाई सारे क्या है, स्टिग्मीन है। ठीक है, कार्बामेट्स। अदर्स में हमारे पास एड्रोफोनियम है, डोनेपिजिल है, गैलेंटामाइन है, टेक्रीन है, ये सब है। अब इरिवर्सिबल में क्या आते हैं, सबसे मेन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा और इस पे इवन आपके पास एग्जाम में शॉर्ट नोट्स वगैरह भी आ जाते हैं, केवल ओपी पे। ठीक है, ओपी कंपाउंड्स पे, जैसे पाराथायोन, मालाथायोन, साइरेंसोमान, डिफ्लोस है और ना इकोथ्रियोफेट है। ठीक है, और कार्बामेट्स यहाँ पर भी आते हैं। दूसरे कार्बामेट्स हैं प्रोपोक्सर और कार्बारिल। ठीक है, ये अपन को पता चल गया कि भाई ये क्या है, कोलिनर्जिक एगनिस्ट्स हैं सारे के सारे। ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं। अगर एसिटाइल कोलिन एक एगनिस्ट है तो ये क्या करेगा, मस्केरेनिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करेगा, साथ ही निकोटिनिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करेगा। अब देखो, एक ओवरव्यू ओपन लेंगे कि क्या क्या मस्केरेनिक एक्शंस प्रोड्यूस होते हैं और क्या क्या निकोटिनिक एक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार ये समझ जाओगे कि एक्चुअली क्या नॉर्मल फिजियोलॉजी थी और ड्रग किस तरह से काम कर रही है, भाई उसकी एगनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट है, तो आप बहुत इजीली ये डिटरमाइन कर सकते हो कि बॉडी पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है और क्या उसका एडवर्स रिएक्शन अपन को देखने को मिल सकता है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, अपन सारा बेस बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मस्केरेनिक एक्शंस की बात करें तो जो हमारा सीवीएस होता है, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है, जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स आते हैं। हार्ट पे क्या होता है, देखो हमने ये देखा था कि हार्ट में कौन सा रिसेप्टर होता है, M2 रिसेप्टर होता है। तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है, M2 को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाएगा और एवी कंडक्शन भी कम हो जाएगा। यानी आपको क्या रखना है कि सीवीएस में, हार्ट में तो सब क्या हो रहा है, सब कम कम हो रहा है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, M3 रिसेप्टर्स हैं, M3 रिसेप्टर्स पे ये काम करता है तो EDRF का रिलीज होता है। एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर होता है जो रिलीज होता है, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। यानी मस्केरेनिक में जो सीवीएस है उसमें हार्ट से रिलेटेड भी सब चीजें कम हो रही हैं और बीपी भी हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब अपन देख लेते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में कि स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब इसमें देखो, एक तो स्मूथ मसल्स अपनी GIT की होती हैं, एक अपना जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसकी स्मूथ मसल्स होंगी, और एक हमारे पास क्या आ जाता है, लंग्स वाली, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी स्मूथ मसल्स आएंगी। GIT में क्या देखने को मिल रहा है कि एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है, टोन ऑफ द गट बढ़ रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ रहा है, साथ में सिक्रीशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। बट ये क्या करता है, स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है। स्फिंक्टर रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, डेफिकेशन हो सकता है। इतना याद रहेगा। सीवीएस में सब कुछ कम हो रहा था, बट स्मूथ मसल में, GIT में तो सब कुछ इंक्रीज हो रहा है और स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहा है। वैसे ही अगर हम यूरिनरी में ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर के केस में क्या हो रहा है कि ये डिट्रूसिव मसल्स को तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वही M3 पे काम कर रहा
है, रेट्रूसर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो रहा है और यूरिनेशन हो रहा है। वहां डेफिकेशन हो रहा था, यहाँ यूरिनेशन हो रहा है। वैसे ही अगर हम लंग्स में बात करें तो ये क्या करता है, जो स्मूथ मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, स्पाज्म प्रोड्यूस होता है। और ये क्या करता है, सिक्रीशन इंक्रीज कर देता है, जो ट्रैक्योब्रोंकियल सिक्रीशन है वो इंक्रीज होता है। इसलिए ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है ना, इनको हम अस्थमा में कभी भी नहीं देते हैं। ठीक है, ये चीज़ अपन आगे देखेंगे, बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है। तो देखो, एक बेसिक चीज़ याद रखना कि जब भी मस्कैरेनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, सारे जो हमारे बॉडी के सिक्रीशंस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि भाई जीआई सिक्रीशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, साथ में ट्रैक्योब्रोंकियल सिक्रीशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पर टोन ऑफ द गट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और ये डेट्रूसर मसल्स और जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है सब क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये हो गया स्मूथ मसल्स के बारे में। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में अभी मैंने क्या कहा कि सारे सिक्रीशंस जो है वो इंक्रीज होते हैं, यानी सलाइवरी ग्लैंड बोल लो, लैक्राइमल बोल लो, स्वेट बोल लो, ब्रोंकियल बोल लो, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बोल लो, सारे के सारे सिक्रीशंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे जब भी मस्कैरेनिक की बात आएगी। अब अगर हम आई की बात करें तो आई में हमको क्या देखना है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, एसिटाइल कोलिन के लिए। एसिटाइल कोलिन जो है उसका टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे एज सच कोई इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। बट यहीं अगर हम दूसरे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स की बात कर रहे हैं, मस्कैरेनिक एगोनिस्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे पिलोकार्पिन हो गया, फिजोस्टिग्मीन हो गया, इनसे इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, M3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे दो चीजें होंगी। एक तो स्फिंक्टर प्यूपिला कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन जब हो जाता है प्यूपिल का तो उसको अपन क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। ठीक है, और हमको सीलियरी मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब इससे क्या होगा कि जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है वो ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो क्या होगा कि भाई मान लो ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क में क्या फ्लो करता है, एक्वस ह्यूमर फ्लो करता है। ठीक है, जो आई का लिक्विड है एक्वस ह्यूमर वो फ्लो करता है। ट्रेबिकुलर मेशवर्क ओपन होने की वजह से ये जो फ्लो है ये बढ़ जाएगा। अगर फ्लो बढ़ जाएगा तो आप खुद सोचो कि ये जो एक्वस ह्यूमर है ये आराम से ड्रेन हो पाएगा। यही चीज होती है कि ये क्या करता है, एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज को फैसिलिटेट करता है। अब ये क्या काम करता है, देखो ग्लूकोमा में क्या होता है, एक थोड़ा सा बेसिक अगर अपन देखें तो ग्लूकोमा में जो आई का प्रेशर है यानी जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। एक्वस ह्यूमर के एक्यूमुलेट होने की वजह से अगर आईओपी इंक्रीज हो रहा है तो अगर मेरे को आईओपी डिक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्वस ह्यूमर को ड्रेन करना पड़ेगा। तो बस पिलोकार्पिन, फिजोस्टिग्मीन क्या करते हैं, ये एक्वस ह्यूमर को ड्रेन कर देते हैं, जिसकी वजह से आईओपी जो है वो कम हो जाता है और ग्लूकोमा को हम ट्रीट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है लेंस के वो क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे तो लेंस क्या हो जाता है, बल्ज हो जाता है। अब अपन को पता है कि लेंस बल्ज होता है तो अपन क्या कर पाते हैं, नियर विजन अपन देख पाते हैं, मतलब पास की चीजें हम आराम से देख पाते हैं लेंस की बल्जिंग की वजह से। तो इस बल्जिंग की वजह से जो हमारा विजन है वो नियर डिस्टेंस पे क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। कंटिन्यूस क्योंकि सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं इसलिए हमने इसको क्या कहा है, स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, ये चीज अपन को आई के बारे में समझ आ गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं निकोटिनिक एक्शंस की। अब देखो निकोटिनिक एक्शंस के लिए जो नॉर्मल ACH का डोज है वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो हमको लार्ज डोजेस चाहिए होते हैं निकोटिनिक एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। अब इसमें क्या क्या एक्शंस है हमारे पास, सबसे पहले ऑटोनोमिक गैंग्लिया में देखो ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों गैंग्लिया को जाके स्टिमुलेट कर रहा है। कौन, कोलिनर्जिक एजेंट्स जो है, जो एगोनिस्ट्स है हमारे। सिंपैथेटिक गैंग्लिया में क्या होता है, स्टिमुलेट होने से कैटेकोलामिन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया और बीपी इंक्रीज हो रहा है। यानी इनिशियली जब मैं एसिटाइल कोलिन दूंगी तो मुझे बीपी कम मिलेगा, बट अगर धीरे 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 उसका डोज बढ़ेगा और निकोटिनिक एक्शन अगर उसका प्रोड्यूस होने लग जाएगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि बीपी इंक्रीज हो रहा है और टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है। ये चीज अब क्लियर हुई आपको। दूसरा, स्मूथ मसल्स की बात हमने कर ली थी बट स्केलेटल मसल्स की बात हमने नहीं करी। स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, इनिशियली तो ट्विचिंग होती है, फिर धीरे धीरे फैसिकुलेशंस डेवलप होंगे, फिर धीरे धीरे और डोज बढ़ेगा तो पैरालिसिस भी हो सकता है। और CNS पे एज सच इसका एक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, मस्कैरेनिक और निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स हैं उन पर हमने एसिटाइल कोलिन का या फिर कोलिनर्जिक एजेंट्स जो है, एगोनिस्ट जो है, उनमें से एसिटाइल कोलिन का हमने एक बेसिक एक्शन देख लिया। अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो है जो हमको पढ़नी है वो कौन सी है, एंटी कोलिनेस्टेरेसेस। क्या है ये एंटी कोलिनेस्टेरेसेस, जब हमने क्लासिफिकेशन देखा तो हमने देखा कि ये क्या है, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स है। मैंने आपको वहीं बताया था कि हम इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है।
उससे क्या होगा कि भाई ACH का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाएगा। तो ACH ये हमारा अगर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, तो यहाँ पे ACH क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसकी वजह से कैसे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, कॉलिनर्जिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी ये जो एंटीकोलिनेस्टेरेज है इन्होंने डायरेक्टली ACH पे काम नहीं किया, इन्होंने उसके डिस्ट्रक्शन को रोक दिया जिसकी वजह से इफेक्ट्स इंक्रीज हो गए। अब इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आप खुद सोच सकते हो कि देखो एसिटाइल कोलिन जो होता है वो हमारे पास ये जो कोलिनेस्टेरेज होता है ना, इसकी दो साइट्स होती है, एक एनायनिक साइट होती है और एक एस्टेरेटिक साइट होती है। कुछ जो ड्रग्स हैं वो या तो एनायनिक से बाइंड करेंगी या एस्टेरेटिक से बाइंड करेंगी या फिर दोनों से भी बाइंड कर सकती हैं। जैसे एसिटाइल कोलिन दोनों से बाइंड कर रहा है तो क्या होगा, एसिटाइलेटेड एंजाइम प्रोड्यूस होगा जो रैपिड हाइड्रोलिसिस होगा और एसिटिक एसिड और कोलिन जो है प्रोड्यूस हो जाता है, साथ में एंजाइम फ्री हो जाता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर यहाँ पे एंटीकोलिन एस्टेरेजेस आ गए तो एंटीकोलिन एस्टेरेजेस क्या करेंगे, ये चीज होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे तो एसिटाइल कोलिन अपने इसी स्टेट में एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ एंटीकोलिन एस्टेरेजेस की हम बात कर लेते हैं। देखो जैसे कार्बामेट हो गया, कार्बामेट क्या करता है, दोनों साइड से बाइंड हो जाता है। एड्रोफोनियम सिर्फ एनायनिक साइड से बाइंड होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो सिर्फ एस्टेरेटिक साइड से बाइंड होता है और इकोथियोफेट जो है वो भी दोनों ही साइड से बाइंड हो जाता है। ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जिसमें से आपको एक तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का ध्यान रखना है कि ये किससे बाइंड होता है, एस्टेरेटिक साइड से, और कुछ अगर आप याद रखना चाहे तो कार्बामेट याद कर सकते हैं कि भाई ये दोनों साइड से बाइंड होता है। ठीक है, अब देखो अपन ने ये भी देखा था कि जो एंटीकोलिन एस्टेरेजेस होते हैं क्लासिफिकेशन में दो तरीके के थे, एक तो रिवर्सिबल थे एक इरिवर्सिबल थे, फिर हमने इसके अंदर इनके एग्जांपल्स देखे थे। अब अपन बात कर लेते हैं अभी रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टेरेजेस, यानी जिनका एक्शन आप रिवर्स कर सकते हो। कौन से हैं, नाम अपन को ध्यान रखने हैं, फिजोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पेरिडोस्टिग्मीन, एड्रोफोनियम, डोनेपिजिल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टेरेजेस के। ठीक है, एंटीकोलिन एस्टेरेज करेगा क्या कि भाई जो ट्रू कोलिन एस्टेरेज और स्यूडोकोलिन एस्टेरेजेस हैं उनको ब्लॉक कर देगा, तो एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से मस्केरेनिक और निकोटिनिक एक्शंस अपन को देखने को मिलेंगे। अब तो ये आपको एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम काफी बार ये चीज रिवाइज कर चुके हैं। अब इनमें से हमको सारी ड्रग्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम एक दो ड्रग्स को ढंग से देखेंगे और बाकी सबके हम थोड़े बहुत यूजेस देख लेंगे। इसमें कौन सी हम स्टडी करेंगे, एक तो फिजोस्टिग्मीन स्टडी करेंगे और एक नियोस्टिग्मीन स्टडी करेंगे। तो देखो इसको डिफरेंस के फॉर्म में ही समझने की कोशिश करते हैं। फिजोस्टिग्मीन क्या है, एक नेचुरल अल्कलॉइड है जो हमको फिजोस्टिग्मा वेनेनोसम से मिलता है। नियोस्टिग्मीन क्या है, एक सिंथेटिक एजेंट है। ठीक है, ये कैसा अमीन है, टर्शरी अमीन है, तो ये टिश्यू से अच्छा खासा पेनिट्रेट कर पाता है, तो टॉपिकली भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, प्लस पॉइंट हो गया कि फिजोस्टिग्मीन को आप टॉपिकली भी यूज कर सकते हो। अब नियोस्टिग्मीन अगर हम देखें तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा इजीली टिश्यू से, इसलिए टॉपिकली हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिजोस्टिग्मीन क्या है, टर्शरी, अभी बोला कि पेनिट्रेट कर पा रहा है, यानी ये क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाएगा। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है तो मतलब सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। बट नियोस्टिग्मीन क्या कर रहा था, पुअर पेनिट्रेशन था, नहीं कर पा रहा था पेनिट्रेट, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करता है, इसलिए सेंट्रल इफेक्ट्स हमको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल सकते क्योंकि कितनी बार हमको चाहिए होता है कि हमको सेंट्रल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने ही नहीं है, तो तब हम क्या यूज कर सकते हैं, नियोस्टिग्मीन यूज कर सकते हैं। अब फिजियोस्टिग्मीन को यूज कहाँ पे करते हैं, अट्रोपिन पॉइजनिंग में और ग्लोकोमा में। ये बहुत ध्यान से आपको याद रखना है कि अट्रोपिन पॉइजनिंग में हम फिजियोस्टिग्मीन को यूज करते हैं और ग्लोकोमा में भी इसको हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं। नियोस्टिग्मीन की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन ऑफ पैरालाइटिक इलियस, माइस्थीनिया ग्रेविस और क्यूरेर पॉइजनिंग, इन सब में हम इसको यूज करते हैं, जिसमें मेन आपको इसका क्या याद रखना है, यूज माइस्थीनिया ग्रेविस में याद रखना है। ठीक है, अब देखो पेरिडोस्टिग्मीन का भी हमने बात करी थी। अब पेरिडोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, नियोस्टिग्मीन जैसा ही होता है पेरिडोस्टिग्मीन, बस इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसलिए अगर मैं कंपेयर करूं कि भाई नियोस्टिग्मीन और पेरिडोस्टिग्मीन में से मैं माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए क्या यूज करना चाहूंगी, तो मैं पेरिडोस्टिग्मीन यूज करना चाहूंगी क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। आप खुद सोचो, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, हमको इसे बार बार एडमिनिस्टर नहीं करना पड़ेगा, मतलब हर छोटी देर में नहीं देना है, काफी देर बाद आपको इसको रीएडमिनिस्टर करने की जरूरत पड़ती है और ये बेटर टॉलरेटेड है, यानी एडवर्स इफेक्ट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। एड्रोफोनियम के बारे में अपन को क्या ध्यान रखना है कि ये माइस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में यूज होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में यूज नहीं हो रहा है, डायग्नोसिस में यूज हो रहा है कि माइस्थीनिक क्राइसिस को कोलिनर्जिक क्राइसिस से हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एड्रोफोनियम से। ये चीज हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ेंगे तब वापस देखेंगे। अभी आपको याद रखना है बस कि ये किसके उसमें यूज हो रहा है, डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज हो रहा है। अब देखो हमने दवाई देख ली, हमने दवाई का मोड ऑफ एक्शन देख लिया, अब देखते हैं कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है। अब सोचो, आप खुद सोचो, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ये करता क्या है। एक तो हमको पता है कि ये सिक्रीशंस इंक्रीज कर रहा है सारे,
तो यही एक इसका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है कि भाई स्वेटिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, सलाइवेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन जनरल सिक्रीशंस इंक्रीज करता है, एंटीकोलिनेस्टरेजेस जो होते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, ये जीआईटी पे इफेक्ट करेगा। क्या जीआईटी पे इफेक्ट देखने को मिलेगा हमको? नॉजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया। और साथ में हमको सीवीएस पे अगर अपन देखें तो ब्राडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं। कैसे होगा ऐसे? क्योंकि डायरिया में अपन देख रहे थे स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहे थे, डेफिकेशन हो रहा था। हमने अभी देखा कि बीपी कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाता है, तो उस वजह से ब्राडिकार्डिया हो सकता है। ठीक है, इसलिए एडवर्स इफेक्ट्स अपन कभी भी रटेंगे नहीं। हमने जो मोड ऑफ एक्शन पढ़ा, जो हमने सिस्टम पर एक्शन पढ़ा, उसी से हम डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि क्या एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि भाई इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं, जो काफी हद तक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस, हमने अभी बात करी थी कि नियोस्टिग्मीन को ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं। नियोस्टिग्मीन से भी बेटर क्या है कि भाई पिरिडोस्टिग्मीन आप इसमें दे सकते हो। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन अगर है, क्यूरेर पॉइजनिंग है, ट्रोपिन पॉइजनिंग है, ट्रोपिन पॉइजनिंग में क्या थी? फिजियोस्टिग्मीन वाज द ड्रग ऑफ चॉइस, है ना। उसके अलावा अल्जाइमर्स हो गया, ग्लोकोमा हो गया, इन सब तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर इसको आपको याद रखना है थेराप्यूटिक यूजेस को, तो कैसे याद रखोगे? एक छोटा सा न्यूमोनिक है, कैंप। ठीक है, सी से तो क्या हो गई? क्यूरेर पॉइजनिंग हो गई। ए से क्या आ गई अपने पास? अट्रोपिन पॉइजनिंग आ गई। दूसरे ए से अल्जाइमर्स आ जाएगा। एम से हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस आ जाएगा। और पी से हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, साथ में एक ग्लोकोमा आपको आई का याद रखना है। ठीक है, ये सारी किसकी बात करी हमने आज? रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेजेस की बात करी। यानी अभी क्या बच रहा है? इरिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेज बच रहा है। साथ ही दो डिजीजेस जो हम देखेंगे, दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस एंड ग्लोकोमा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इन पे काफी बार सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।